हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर 4 में मराठा राज्य और संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस मराठा में हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो के माध्यम से परिचय, प्रारंभिक इतिहास, शिवाजी का जन्म, शिवाजी का राजनीतिक उत्कर्ष और शिवाजी का विजय अभियान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शिवाजी का राज्याभिषेक और शिवाजी का अंतिम विजय अभियान तथा शिवाजी के मरने के बाद जो उनके उत्तराधिकार हुए उनकी संघर्ष की कहानी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोग 3 टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा और निश्चित तौर पे आपको समझ में आ भी रहा होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो भी रहा होगा। मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँ कि आप वीडियो देखिए और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से उसका डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछता रहता हूँ कि अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी बातें समझ में ना आती हो तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और नहीं तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो मैं उस प्रक्रिया में भी सुधार करूँगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग के माध्यम से ही मैं इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपका सजेशन मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की। आप लोगों को हमने बताया है कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और 1640 ईस्वी में उनकी शादी हो गई थी और वहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक उत्कर्ष और अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाया और फिर आगे बढ़ते हुए कैसे वो मुगलों से लड़ते हुए 1670 ईस्वी तक पहुँचते हैं, सूरत की दूसरी लूट तक। यहाँ तक हमने आपसे चर्चा किया था। उसके बाद अब शिवाजी चाहते हैं कि मैं अपना राज्याभिषेक कराऊं और छत्रपति शिवाजी के नाम से आगे बढ़ूं। इसके लिए शिवाजी समय चुनते हैं 1674 ईस्वी का। 16 अब ये कहानी पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद से मैं इसका फैक्ट बता दूंगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाना चाहते हैं। ठीक, और इसके लिए वो काशी से प्रसिद्ध विद्वान विशेश्वर भट्ट, जिसे हम गंग भट्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं। कहा जाता है ऐसा कि 50,000 पंडितों के घर के लोग गए थे, जिसमें लगभग 4 महीने तक भोजन का प्रक्रिया चलता रहा उनके राज्याभिषेक के दौरान और बड़ी ही धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। और इसी प्रक्रिया में 2 बार उनकी राज्याभिषेक होती है। एक बार राज्याभिषेक होती है और कुछ ही समय के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जो उनकी माँ जीजाबाई होती है। उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी को लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ या अन्य विधियों में कहीं दिक्कत हुई, तो दोबारा वो फिर से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और उसके लिए फिर से दूसरे पंडित निश्चलपुरी गोसाई को बुलाते हैं। तो इस प्रकार शिवाजी का राज्याभिषेक 2 चरणों में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक आपने कंसेप्ट समझा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विशेश्वर भट्ट अर्थात गंग भट्ट को बुलाया था। किसको बुलाया था? विशेश्वर भट्ट अर्थात गंग भट्ट को बुलाया था।
विश्वेश्वर भट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कायस्थ धर्म प्रतीप। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है कि विश्वेश्वर भट्ट ने जो किताबें लिखी थी उसका नाम क्या था, तो कायस्थ धर्म प्रतीप। कह रहा है कि शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई राजमसीही घोषित किया गया था, मतलब उनके साथ जो है बैठी थी पूजा पाठ कराने के लिए उनकी दूसरी जो पत्नी थी जिसका नाम सोयराबाई था। पहली पत्नी जो थी साईबाई निम्बलकर थी। ठीक है, इन्होंने सोने और तांबे के सिक्के भी चलाया था अपने राज्याभिषेक कराने के बाद। 1674 ईस्वी में उनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई। जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि 1674 में जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था उसी वक्त उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शिवाजी ने अपनी दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया और इसके लिए उन्होंने दूसरे पंडित निश्चलपुरी गोसाई को बुलाया। कौन से पंडित? तो निश्चलपुरी गोसाई दूसरी बार आए थे और पहली बार में कौन थे? विश्वेश्वर भट्ट, यानी इसे गंग भट्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा राज्याभिषेक सितंबर 1674 ईस्वी में हुआ था। पहला हुआ था मई के आसपास में, दूसरा हुआ था सितंबर 1674 में। इस बार इस प्रकार शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। याद रखिए, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि शिवाजी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत जो है, औरंगजेब का समय जो मुगलों का काल था, तो औरंगजेब ने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। और दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक जो था ना, उसने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो ये 2 बार वाली कहानी ना आप तीनों याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद औरंगजेब और तीसरा शिवाजी थे जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी मैंने आपको बताया, राज्याभिषेक शिवाजी का हो गया। अब जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया तो आगे राज्याभिषेक कराने के बाद शिवाजी कुछ समय आराम करते हैं और उसके बाद वो फिर से अपना विजय अभियान शुरू करते हैं, जो उनके जीवन का अंतिम विजय अभियान होता है, जिसे हम शिवाजी का कर्नाटक अभियान कहते हैं। शिवाजी का कर्नाटक विजय अभियान जो 1676 से लेकर 78 तक चलता है, यानी 2 साल की प्रक्रिया होती है। तो अब हम लोग इसकी दूसरी बार चर्चा करते हैं। कहा था कि शिवाजी का अंतिम अभियान था ये कौन सा जी? तो कर्नाटक अभियान के दौरान जो उन्होंने जिंजी के किले को जीता था, ये उनके जीवन का अंतिम अभियान था। 78 तक चला। उसके बाद कहा जाता है कि शिवाजी का जो जीवन था वो 2 साल काफी ही कष्टदायक रहा। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र थे, शिवाजी के जो पुत्र थे, कहानी समझिएगा, शिवाजी के जो पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी, वो किसी कारणवश शिवाजी से कुछ मतभेद हुई होगी। उनकी पत्नी थी येसुबाई, संभाजी की पत्नी येसुबाई थी। उनको लेकर वो भाग करके दक्षिण चले गए थे और मुगलों से जाकर मिल गए थे। इससे शिवाजी काफी ज्यादा नाराज और दुखी भी हुए थे और इसी दुख में 2 साल तक उनका जीवन जो था काफी कष्टदायक रहा। उसके बाद अंतिम समय में उन्हें ज्वर यानी बुखार हो जाता है और उसके बाद वो मर जाते हैं 1680 में। इस प्रकार शिवाजी का जो जन्म 1627 में हुआ था और जो उन्होंने 1643 ईस्वी के बाद से अपना राजनीतिक उत्कर्ष और विजय अभियान की जो प्रक्रिया चलाई थी, वो 1680 तक आते आते समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपने समझने का प्रयास किया। फिर अब हम लोग इसी को बात करते हैं। कह रहा है कि यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी ने 68 मतलब 1678 ईस्वी में जिंजी के किले को जीत लिया। जिंजी का किला अंतिम किला था। जिंजी के किले का विजय शिवाजी का अंतिम विजय था। मतलब पूछा जाए कि शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कौन था जी, तो याद रखिएगा कर्नाटक और उसके अंदर अगर क्वेश्चंस आ जाए तो जिंजी का किला उनका अंतिम विजय अभियान था। इस प्रक्रिया को समझिएगा। अब कह रहा है कि शिवाजी के अंतिम 2 वर्ष काफी कष्टदायक रहा। इसी बीच 1678 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने पत्नी यसुबाई के साथ भाग गए। मैंने अभी आपको कहानी में बताया कि 78 में ही शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ भाग गए और दक्कन में मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गए। मुगल का जो सूबेदार था
दिलेर खां मिल गए। इन सब कारणों से शिवाजी 1680 ईस्वी में बीमार पड़ गए, यानी 1678 में भागे, तब से तो कष्टदायक जीवन बिताया उन्होंने, लेकिन 80 तक आते आते वो बीमार पड़ गए और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आ गई। तो शिवाजी का मृत्यु कब हो गया जी? 1680 ईस्वी में। बाबू आप इसे याद रखिएगा। जन्म 1627 में हुई थी, याद रखिएगा। राजनीतिक जीवन के प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी 1640 में शादी करने के बाद 43 से, और इस प्रकार से वो आगे बढ़े थे। पुरंदर की संधि जो मैंने कल बताया था वो भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और सूरत की लूट पहली बार और दूसरी बार, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा शिवाजी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई। कहता है कि इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई के पुत्र राजा राम ने संपन्न किया। उनकी जो दूसरी पत्नी थी, जिसे मान लीजिए पहली पत्नी जो थी साईं बाई निम्बलकर थी, उन्हीं के पुत्र थे संभाजी, और दूसरी जो पत्नी थी जिसका नाम था सोयराबाई, उनके पुत्र राजा राम थे। तो आपने अभी देखा कि 2 साल पहले ही उनके पुत्र, जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम संभाजी है, वो भाग करके दक्षिण चले गए हैं। तो जब शिवाजी की मृत्यु होती है उस वक्त तो वहां पे वो नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो दूसरे पुत्र होते हैं राजा राम, वो सारी गतिविधियों को पूरा करते हैं, क्रियाक्रम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। शिवाजी के मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के दुर्ग में कैद थे, उधर पीछे की तरफ चले गए थे, मतलब मुगलों के अधीन चले गए थे। शिवाजी की 7 पत्नी थी, एक चीज याद रखिएगा, उनकी कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नी थी। इनमें से पुतलीबाई एक पत्नी थी जिनका नाम था पुतलीबाई, उनकी मृत्यु के बाद वो सती हो गई थी। तो एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि शिवाजी की 7 पत्नी में से कौन सती हुई थी? तो पुतलीबाई जो थी वो सती हो गई थी, याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब हमने पहले तो ये समझने का प्रयास किया शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे 74 में होता है, और 74 से लेकर के 78 तक वो कैसे रहते हैं, सॉरी 76 तक। उसके बाद हमने देखा 76 से 78 तक वो अपना विजय अभियान शुरू करते हैं, और उस विजय अभियान के दौरान उज्जैन के किला को जीत लेते हैं। फिर 78 में ही उनके पुत्र भाग जाते हैं। उसके बाद वो कष्टदायक जीवन शुरू होता है, और 80 तक आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उनके जो दूसरे पुत्र होते हैं राजा राम, वो उनकी क्रियाकलाप करते हैं और गद्दी पर वही बैठ जाते हैं। शिवाजी की 7 पत्नी थी, इसमें से अंत एक पत्नी थी जिसका नाम था पुतलीबाई, वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये बेटा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल मैं आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार भी अगर वीडियो देखते हैं और PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं टेलीग्राम से, तो आपका ये कंसेप्ट बहुत आसान से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है बात शिवाजी के उत्तराधिकारी की। अब हम लोग यहाँ से करेंगे इस टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक होगा आज के वीडियो के लिए, यही है शिवाजी के उत्तराधिकारी, यानी शिवाजी का जो उत्तराधिकारी लोग थे वो कैसे हुए। हालांकि कहा जाता है कि उत्तराधिकारी पतन की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ जाता है, और यहीं पर कुछ समय के बाद जो औरंगजेब जो उत्तर भारत में मुगलों का साम्राज्य देखता है, राजा है, सुल्तान मतलब बादशाह है, वो अब इस समय दक्षिण में आने का प्रयास करता है शिवाजी की मृत्यु के बाद। जब तक शिवाजी रहते हैं तब तक वो दक्षिण नहीं आता है, मरने के बाद वो आता है और फिर दक्षिण में ही ऐसा उलझ जाता है कि वापस नहीं जा पाता है, और अंतिम समय में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अब 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए राजा राम का राज्याभिषेक किया गया। कुछ समय के बाद संभाजी का राज्याभिषेक हो गया। अब देखिए, इसमें एक शब्द आप देखिए, कह रहा है कि उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए, यानी नियम के अनुसार जो बड़े बेटा था संभाजी, वही गद्दी पे बैठता शिवाजी के मृत्यु के बाद। लेकिन चूंकि संभाजी इस वक्त यहाँ नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में राजा राम जो थे वो गद्दी पर बैठ गए। इसीलिए कहा गया है उत्तराधिकार का उल्लंघन, यानी दूसरे जो पुत्र थे उनको बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन चूंकि संभाजी नहीं थे तो राजा राम गद्दी पे बैठ गए। इस बार कुछ ही समय, इस प्रकार से कुछ ही समय तक बैठे। उसके बाद फिर संभाजी जब आते हैं तो इनको गद्दी से उतार देते हैं और अपने संभाजी गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसलिए देखिए, मैं आपको राजा राम पहले लिखा हूँ 80। अगर क्रम मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए कि उत्तराधिकार में कौन कौन बैठा, तो एक तो क्रम याद रखना पड़ेगा ना। भले 2 दिन के लिए ही राजा राम गद्दी पर बैठे, लेकिन बैठे तो सही। तो सबसे पहले राजा राम, कोई खास घटना नहीं होती है।
फिर उसके बाद संभाजी द्वितीय आते हैं जो 1680 से लेकर के 1689 तक गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गया। आंतरिक फूट इसलिए पड़ गया बेटा क्योंकि अब राजा राम और संभाजी ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तो उत्तराधिकार को संघर्ष के लेकर के, क्योंकि राजा राम भी सक्षम होते हैं और चूंकि पहला पुत्र संभाजी होते हैं तो चाहते हैं कि मैं गद्दी पे बैठूं, तो इसके लेकर के क्या होता है, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है और आंतरिक फूट पड़ जाता है। आपस में लोग बंटवारे की तरफ बंटने लगते हैं, कुछ पक्ष चला जाता है राजा राम के पास, कुछ चला जाता है संभाजी के पास, और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन अंतिम रूप से संभाजी ही गद्दी पर बैठ गए, तो हमने देख भी लिया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। संभाजी के मां का नाम साईबाई निंबाळकर था, तो हम भी जानते हैं, जो शिवाजी की पहली पत्नी थी। इनका जन्म मतलब किनका, संभाजी का जन्म 1657 ईस्वी में हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। जैसे हमने आपको बताया था कि शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु, यानी एक तरह से कहा धार्मिक गुरु रामदास थे और राजनीतिक गुरु जो थे दादाजी कोंडदेव थे, उसी प्रकार से संभाजी का जन्म 57 में हुआ और इनके जो दो गुरु थे, एक का नाम केशव भट्ट और दूसरे का नाम उमाजी पंडित था। इनकी पत्नी येसुबाई थी, हमने चर्चा की पहले भी। इनके पुत्र का नाम साहू जी था। इनके पुत्र थे कौन, साहू जी, यानी शिवाजी के पुत्र संभाजी और संभाजी के पुत्र साहू जी। शिवाजी की मृत्यु के समय ये पन्हाला के दुर्ग में कैद थे। कौन, संभाजी। पहले ही मैंने बताया कि संभाजी उस समय पन्हाला के दुर्ग में कैद थे जब शिवाजी की मृत्यु 80 में हो जाती है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। अब जब वहां कैद थे, लेकिन कुछ समय बाद छूट करके आ जाते हैं और आ करके राजा राम जो गद्दी पर बैठे रहते हैं उनको हटा देते हैं और अपने गद्दी पर बैठ जाते हैं। और रायगढ़ में जहां पर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, वहीं पर ये भी अपना राज्याभिषेक करा लेते हैं संभाजी। यहां तक बाबू क्लियर हो गया। कह रहा है संभाजी के समय में अष्ट प्रधान का विघटन हुआ। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अष्ट प्रधान क्या था। इसकी चर्चा हालांकि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब शिवाजी का प्रशासन पढ़ेंगे, क्योंकि शिवाजी के प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी इतना तेजी से तेज तरार थे और इतना आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ी चूहिया भी कहा जाता है। शिवाजी को एक नाम उपमा दी गई थी औरंगजेब द्वारा, पहाड़ी चूहिया, तो याद रखिएगा पहाड़ी चूहिया शिवाजी को कहा जाता है। तो गुरिल्ला युद्ध की इन्होंने नीति भी अपनाई थी। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बाद में बताता मैं, लेकिन बता दिया बीच बीच में आप याद करते चलिएगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत भी इन्होंने की थी, इन्हें पहाड़ी चूहिया भी कहा जाता है। हुआ ये था कि शिवाजी का एक प्रशासन था जिसमें अष्ट प्रधान थे, यानी 8 बहुत महत्वपूर्ण पद होता था, उसी पद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो इस अष्ट प्रधान का विघटन यानी खत्म कर दिया किसने, संभाजी ने। तो एक तो जिसके बल पे शिवाजी चले आ रहे थे उसी को इन्होंने खत्म कर दिया। 1689 ईस्वी में संभाजी और उनके भरोसेमंद अधिकारी जो कवि कलश था, उसको मुगल सेनापति मुकर्रब खां द्वारा हत्या कर दी गई। पकड़ लिया गया, पकड़ करके उसको घेर लिया गया और घेर करके संभाजी और उनके भरोसेमंद एक मंत्री अधिकारी था जिसका नाम था कवि कलश, इनकी 89 में हत्या कर दी गई थी, जिस वक्त औरंगजेब दक्षिण में ही था। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम पुनः गद्दी पर बैठ गया। अब चूंकि वो जिंदा तो थे ही, उनके भाई थे, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, तो वो उनके सौतेले भाई थे, सॉरी मौसेरे नहीं, सौतेले भाई थे, बैठ गए। ठीक है। अब आते हैं फिर राजा राम द्वितीय, याद रखना है अब यहाँ से, यानी संभाजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब करना है राजा राम द्वितीय। ये 89 से 1700 ईस्वी तक यानी लगभग 1100 साल गद्दी पे बैठते हैं। इनके समय में कोई खास कुछ नहीं होता है, बंद ही बंद रहते हैं, यानी अब पतन हो रहा था और इधर दक्षिण में औरंगजेब चल गया था। कह रहा है कि संभाजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र साहू जी मात्र 7 वर्ष के थे। जब संभाजी की मृत्यु हुई तो ये मात्र 7 वर्ष के थे, जिसके कारण राजा राम को गद्दी पर बैठा दिया गया, जिन्होंने 89 ईस्वी में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक तो करवाया, लेकिन मुगलों की डर की वजह से, चूंकि औरंगजेब दक्षिण में था, वो जिंजी के किला में छिप जाते हैं और वहीं पर 10 साल तक छिपे रहते हैं। वहां से निकलने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका जो पत्नी होती है ताराबाई, वो गद्दी पर अपने पुत्र अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को बैठाकर संरक्षिका के रूप में शासन करना शुरू कर देती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि मुगलों के भय से इन्होंने जिंजी के किले में शरण ली थी। 89 में तो राज्याभिषेक करवाया कहाँ, रायगढ़ में ही, तीनों आदमी रायगढ़ में ही करवा रहे हैं, लेकिन जिंजी के किला में वहां से भाग करके ये शरण ले लेते हैं
औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और येसुबाई और साहू जी को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, जब वहां से वो भाग करके राजा राम चले जाते हैं कहाँ पे, जिंजी के किला में, और रायगढ़ में ही कौन रहते हैं, साहू जी, जो जो संभाजी के पुत्र होते हैं। और साहू जी की जो मम्मी होती हैं यानी संभाजी की पत्नी, जिनका नाम येसुबाई होता है, इन दोनों आदमी को, मतलब बेटा और माँ दोनों को औरंगजेब पकड़ करके कैद कर देता है। और ये लंबे समय तक कैद रहते हैं, कब तक, जब तक औरंगजेब जिंदा रहता है, यानी मरने के बाद ही इसको रिहा किया था इन दोनों आदमी को। याद रखिए, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, दोनों आदमी को पकड़ करके ये कैद कर लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अब राजा राम कैसे यहाँ पे रहते हैं, जिंजी किला में अभी भी कैद है। 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किला में कैद रहे, छिपे रहे। 1698 में राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और वहां से भाग करके निकल गए। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने एक नए पद प्रतिनिधि बनाया था। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई और एक नया पद का इन्होंने सृजन किया था, जिस पद का नाम था प्रतिनिधि। ठीक है, याद रखिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन उतना आता नहीं है। अब जब इनकी 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है राजा राम की, तो अब इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। और वो क्या होता है, बहुत बालक होता है, तो उसको गद्दी पे बैठा करके उनकी जो मम्मी होती हैं शिवाजी द्वितीय की, यानी राजा राम की पत्नी ताराबाई, वो संरक्षिका के तौर पे शासन करने लगती है। ठीक है, तो आप देखिए, कह रहा है कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना और ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। इनके समय में मराठों का उत्कर्ष थोड़ा सा ऊपर हुआ, मतलब जो पतन हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ज्यादा कोई खास फायदा नहीं हुआ। ताराबाई यहाँ पे शासन करती रही। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अब देखिए, अब इधर कहानी थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कैसे क्या होता है। अब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र गद्दी में बैठा। हमने मुगलों के पतन में पढ़ रखा है, बहादुर शाह प्रथम। उसने क्या किया कि साहू जी को रिहा कर दिया और उनकी मम्मी को रिहा कर दिया, यानी साहू जी और येसुबाई दोनों जो थे वो 1707 में रिहा हो गए और रिहा होकर के वो दक्षिण चले गए। और जा करके, अब सुनिए कहानी यहाँ से, जा करके उन्होंने ताराबाई से कहा कि मेरे पिताजी पहले गद्दी पे बैठे हुए थे तो नियम के अनुसार उत्तराधिकार का हक मेरा बनता है, लेकिन चूंकि मैं नहीं था और मैं कैद था तो आपने अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया, ये अलग बात है, लेकिन अब आप पुत्र को गद्दी से हटा दीजिए और जो ये गद्दी है वो मुझे दे दीजिए। ये बात कौन कहा, साहू जी ने ताराबाई से कहा। अब सवाल यहाँ बेटे की थी, ताराबाई का बेटा गद्दी पे बैठा हुआ था शिवाजी द्वितीय, लालच थी पद का, ताराबाई ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में, अब सुन लीजिए कहानी पूरा, ऐसी स्थिति में 1707 ईस्वी में दक्षिण में खेड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध कहते हैं। कब होता है बेटा, 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है और उस युद्ध में साहू जी ताराबाई को पराजित करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, यानी ताराबाई हार जाती है और जब ताराबाई वहां पे हार जाती है 1707 ईस्वी में, तो वह भाग करके दक्षिण कोल्हापुर चली जाती है। कहाँ चली जाती है जी, कोल्हापुर चली जाती है, कुछ सैनिकों को लेते हुए, मतलब कुछ सैनिक तो उनके भी पक्ष में थे यहाँ पे, तो कुछ सैनिकों को लेते हुए, कुछ सिपाहियों को लेते हुए वहां से भाग करके ताराबाई कहाँ चली जाती है, कोल्हापुर में, अपने पुत्र शिवाजी को ले करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद कुछ समय के बाद शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी द्वितीय जो होते हैं ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो ताराबाई के पुत्र होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई और दूसरा व्यक्ति क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए खड़ा नहीं होता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, साम्राज्य का एक व्यक्ति अधिकारी हो जाता है जिसका नाम होता है साहू जी। ठीक, अब साहू जी 1708 में, वो 7 में उधर चली गई है, 8 में अपना राज्याभिषेक को क्या करते हैं, करवाते हैं और राज्याभिषेक करवाने के बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। 8 में बैठने के बाद वो एक नया पद बनाते हैं जिस पद का नाम होता है सेना करते, यानी एक नया पद का सृजन करते हैं, सेना करते, अर्थात सेना का निर्माण करने वाला। क्या हुआ बेटा, सेना करते का मतलब हुआ सेना का निर्माण करने वाला। और उस पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ।
इसलिए उसको बनाते हैं क्योंकि जो सेनापति इनका होता है ना, तो युद्ध के दौरान वो सेनापति किसके साथ चला गया, ताराबाई के साथ कोल्हापुर चला जाता है। तो अब इनके पास सेनापति होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सेनापति न रख करके सेना करते पद बनाता है 1708 में, और उस पद पर एक योग्य व्यक्ति जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं उनको बैठाता है। और बेटा एक कहानी अब यहीं पे समझ लीजिए, यही बालाजी विश्वनाथ क्या होते हैं कि 1708 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो धीरे धीरे ये शक्तिशाली होने लगते हैं, और साहू जी तो कमजोर होते ही होते हैं और ये शक्तिशाली होते हैं, और 1713 तक आते आते खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। और वहां से 1713 से आगे अब पेशवाओं की कहानी होती है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, यानी शिवाजी का प्रशासन करेंगे और पेशवाओं का काल भी पढ़ेंगे। तो आपको मैं समझा दिया कि कैसे पेशवाओं की उत्पत्ति होती है। सेना करते से पद पे आते हैं बालाजी विश्वनाथ, और वहां से वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए 1713 ईस्वी में खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं, और उनके अंडर में अब जो होता है शिवाजी का वंशज वो शासन करने लगता है, और पेशवा यहाँ से आगे निकल लेते हैं, जिनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि कितना उनकी उद्धव थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, साहू जी 1707 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी तक, ठीक, कह रहा है कि साहू जी संभाजी के पुत्र थे। 1707 में साहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई पराजित हुई और महाराष्ट्र पहुंच गई, यानी दक्षिण में चली गई, कोल्हापुर। याद रखिए कहाँ चली गई, दक्षिण में कोल्हापुर चली गई, हार गई। अब जब वो हार गई तो अब गद्दी पे कौन बैठ गए जी, साहू जी। कह रहा है कि साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर अपना राज्याभिषेक भी कराया। सतारा को इन्होंने राजधानी बना लिया और राज्याभिषेक क्या कराया, यहीं पर करा लिया। इन्होंने एक नया पद सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाला, अभी बताया था मैंने ना कि एक नया पद इन्होंने बनाया जिसका नाम था सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाला पद बनाया, और इस पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, इसको नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को, और फिर वहां से प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू हो गई। इसी बीच 1708 में मराठा राज्य दो हिस्सों में बट गया। जो 1707 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद से वो जब चली गई तो दो हिस्सों में बट गया। उसी चीज को मैंने बताया कि उत्तर में सतारा राज्य साहू जी के नेतृत्व में आ गया, और दक्षिण में कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय के अधीन यानी ताराबाई के नियंत्रण में आ गया। और इस प्रकार से अब यहाँ से पेशवा निकल जाते हैं, यानी 1713 में पेशवा जाते हैं, और वही पेशवा शक्तिशाली बन जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ हो या बाजीराव प्रथम हो या बालाजी बाजीराव हो, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपने भी सुना ही होगा, और ज़्यादा हम बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली उद्भव थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो राज्य था वो बहुत ही विस्तार था, अंग्रेजों को भी टक्कर देने में ये सक्षम थे, लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ से पेशवाओं के विषय में पढ़ेंगे। अब ये दक्षिण में चले जाते हैं और एक उत्तर भारत में दो हिस्सों में बट गया। इसी बीच क्या होता है कि 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। तब उस जगह पर एक नया व्यक्ति गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होता है राजा राम द्वितीय, जो 1749 से 50 ईस्वी तक रहता है। नाम मात्र के, क्योंकि पेशवा बहुत हो गए थे, नाम मात्र के होते हैं, और 50 में ही इस राजा की परंपरा को भी समाप्त कर देती है, शिवाजी के वंशज को समाप्त कर देती है, और मराठा का वास्तविक संगठनकर्ता कौन बन जाते हैं, पेशवा बन जाते हैं, जिसकी कहानी अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। कह रहे कि शिवाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पे तथा कथित शिवाजी के पुत्र, मतलब एक कोई गोद ले लिए होंगे या किसी को अडॉप्ट कर लिए होंगे, शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय छत्रपति बन गए। किसी तरह से कहने पे साहू जी के मरने के बाद राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठे, लेकिन 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय की संगोला की संधि होती है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण संधि है संगोला की संधि। इसी संधि से मराठों पर, मतलब मराठा जो साम्राज्य था उस पर पेशवाओं का अधिकार पूर्ण रूप से हो जाता है। संगोला की संधि हुई, इसके बाद मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गए, पेशवा बन गया। इस समय बालाजी बाजीराव था, यानी बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर आगे वैसे बढ़ेंगे लोग। इस समय मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गए, पेशवा बन गए। इस प्रकार 1750 ईस्वी तक आते आते शिवाजी का वंशज समाप्त हो गया। हालांकि इसको राजा राम द्वितीय को वो कर लिया गया, पकड़ करके अलग
कैद कर दिया गया, अपने जीवन तक वहाँ पर रहा, लेकिन प्रक्रिया अपना खत्म हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शिवाजी ने 1627 ईस्वी में जिस मराठा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और आगे बढ़ते रहे, उसकी पतन 1750 ईस्वी में आकर के हो जाती है। और उनके उत्तराधिकारी का ये, अब उनके संगठन के आगे लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं वो पेशवा हो जाते हैं। और पेशवा जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग पेशवा और पेशवा की लड़ाई अंग्रेजों से पढ़ेंगे, लेकिन शिवाजी का प्रशासन भी इसके पहले हमें देखना है कि इन्हीं प्रशासन के बल पे शिवाजी कैसे आगे बढ़ रहे थे। मैं उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वेश्चन जो पूछी जाती है वही संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा तो वहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है, उसकी जरूरत आपको है नहीं, लेकिन संक्षेप में थोड़ा बताऊंगा। अष्टप्रधान वगैरह के बारे में, उनका जो चौथ था, सर देशमुख था, इस सब की चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे और फिर पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो मैंने पहले भी आपको बताया था शुरुआती दौर में ही कि आप कोई सजेशन हमें दीजिए, कोई हमें सलाह दीजिए, हमें सजेस्ट कीजिए कि सर आप ऐसे करो वैसे करो। और ये आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। हम उसको सुधार करने की प्रक्रिया करेंगे और उसमें सुधार किया करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम कैसे और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आप अपने घर बैठे इस समय लॉकडाउन की स्थिति में अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। मेरी थोड़ी सी प्रयास से आपको अगर ज़्यादा फायदा हो जाए तो मैं पूरी प्रयास करूंगा ताकि आपको अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में मैं सफल रहूं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और हम लोग एक बड़ा मेंटर का परिवार के साथ जुड़ने में सफल हों। मेंटर स्टडी पॉइंट का एक फैमिली बने और उसको हम लोग आगे लेकर के चलें। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि मेंटर का मतलब ही होता है सलाहकार, परामर्शदाता, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का करियर के बारे में सोचता हो और करियर के बारे में बताता हो, सलाह देता हो, उसी को हम लोग मेंटर कहते हैं। और मैं तो यही जानता हूं कि मेंटर में जितने भी इस चैनल के लोग जुड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे की सलाह देते हैं और उनकी करियर के बारे में बताते हैं। तो यही एक मेंटर का फैमिली है जिसे हम लोग मेंटर ग्रुप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।